मौत एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी मुंह नहीं फेर सकता। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं अमर हूं, मैं मरूंगा नहीं। हर किसी को मौत आनी ही है। ये कड़वा सच है कि जिनसे हम प्यार करते हैं कभी कभार उनकी भी मौत हमारे सामने ही हो जाती है। हमारे माँ बाप या हमारे लव्ड वंस, हमारे भाई बहन जिनकी असमय मृत्यु हो जाती है, हम चाह करके भी, चाहे कुछ भी कर लें, उसे टाल नहीं सकते। लेकिन जो प्यार होता है वो अमर होता है, और हम जो भी उनसे लगाव रखते हैं वो कभी खत्म नहीं होता, ना उनके जीते जी और ना उनके मरने के बाद। और ये लगाव जो है ना, ये अगर लगाव तक ही रहे तो ठीक है। अगर ये ऑब्सेशन में बदल जाए ना, पागलपने में बदल जाए ना, तो ये बहुत बड़ी आफत खड़ी कर सकता है। और अगर कोई शख्स ये सोचे कि मैं किसी मरे हुए इंसान को वापस बुलाऊं, तो वो चीज जो है वो उसकी क्या, उसके आसपास रहने वाले सभी लोगों की जिंदगी को तबाह करने की हैसियत रखती है। तो आज की कहानी भी एक ऐसी ही लड़की के बारे में है जिसके फादर की डेथ हो गई, और वक्त से पहले नहीं, वक्त में ही उनकी डेथ हुई। उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली थी और तब उनकी डेथ हुई। लेकिन वो इतनी ज्यादा उस डेथ से अफेक्ट हो गई कि वो किसी भी कीमत पर अपने फादर को वापस लाना चाहती थी। उसने सारे यहाँ पे पैतरे आजमा लिए, नेचर के, भगवान के भी खिलाफ वो चली गई। और एक वक्त ऐसा आया जब उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तो क्या है पूरा मामला, ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। बात है 22 जुलाई 2017 की। इधर एक लड़की थी जिसका नाम था सोनम और उसकी फैमिली जो थी, ये इधर बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करते थे। सोनम के फादर की 2 शादियां हुई थी। एक तो पहली जिससे सोनम पैदा हुई, और दूसरी एक और शादी हुई थी जिससे उनको एक छोटा लड़का था जिसकी उम्र महज यहाँ 15 साल की थी। ज्यादा छोटा नहीं था, वो टीनेजर था, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि उनके फादर की डेथ जब हुई है तो वो भी बुढ़ापे में हुई है। तो उनका जो दूसरा बेटा है, जो दूसरी मदर से हुआ है, वो भी बड़ा ही होगा, ज्यादा छोटा तो होगा नहीं। सोनम की उम्र यहाँ पे कुछ 28-29 साल की थी, और उसने अभी शादी करने के बारे में कुछ सोचा नहीं था। सोच रही थी वो कि मैं करूंगी, उसका बॉयफ्रेंड वगैरह भी था, बट उससे उसका यहाँ पर जो है ब्रेकअप हो गया था। उसको इन सब चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कभी कभार उसको एक चीज बहुत सताती थी कि अगर मेरे फादर की डेथ हो जाए तो मेरा क्या होगा। वो अपने फादर के साथ बैठ के बात भी करती थी कि पापा अगर आपकी डेथ हो गई ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। उसके फादर कहते थे बेटा ये तो होना ही है, और ये तो तुम्हारी आंखों के सामने होगा, तो इससे तो मुंह नहीं फेरना। तुम तो स्ट्रांग लड़की हो, तुमने जिंदगी में इतना कुछ देखा है, तुम्हारी माँ की भी डेथ हो गई, उस वक्त पे भी तुम ये बात सोचती थी। लेकिन उसने कहा पापा मैं उस वक्त पर महज 2 साल की थी, माँ और बाप का प्यार मुझे आप ही से मिला है, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। जो उसकी स्टेप मदर थी सोनम की, उससे उसका कोई खास लगाव नहीं था, और वो औरत जो थी वो भी सोनम से चिढ़ती थी। उसने ढंग से ना तो सोनम की कभी परवरिश करी, और सोनम चाहती थी कि वो औरत जो है वो मर जाए या फिर वो छोड़ करके चली जाए उसके फादर को। लेकिन कभी उसने ये बात अपने फादर के फेस पे नहीं बोली, लेकिन जो मन की फीलिंग्स थी वो उसकी आंखों में दिखाई जरूर देती थी। उसको अपने छोटे भाई से, या जो सौतेला भाई था, उससे कोई इधर ना तो मोहब्बत थी ना दुश्मनी थी। हाँ बस वो है तो है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार यहाँ पर जो उसके फादर थे, जिनका नाम था यहाँ पे ब्रिजेश, उनकी उम्र रही होगी कुछ 70 या फिर 68 साल के आसपास, 68-70 के आसपास की एज थी उनकी, और उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम थी। डायबिटीज के ही चलते वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती चली गई कि सारी दवाइयां, जितना भी वो वर्कआउट वगैरह करते थे, वो काम नहीं कर पाया, और एक टाइम के बाद में आकर के उनकी फाइनली डेथ हो गई। अब जब उनकी डेथ हुई और उनकी बॉडी को लेकर के जाया जा रहा था, तो सोनम किसी भी तरीके से राजी थी ही नहीं कि उनकी बॉडी को लेकर के जाया जाए। वो उस वक्त पे पागलपने के ट्रेट्स शो कर रही थी। उसने कहा इनकी बॉडी को मैं प्रिजर्व करके रखूंगी, ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे, और तुम लोग जो हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम इनको यहाँ पे अग्नि दो। मैं इनकी बेटी हूं और मैं ये फैसला करती हूं कि ये मेरे साथ ही रहेंगे, मैं इनको इधर जो है कोल्ड स्टोरेज में रख दूंगी। वो इस तरीके की बातें करती थी, लेकिन उसकी चलने वाली थोड़ी थी। तो फाइनली उनको अग्नि वगैरह दी गई, और उसके बाद में वो कहने लगी कि मुझे जो है मेरे फादर सपने में दिखाई देते हैं, और वो मुझे कहते हैं बेटा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता,
तू मुझे वापस बुला ले और मैं तेरे साथ ही रहना चाहता हूँ बेटा, मैं यहाँ पे बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। ऐसा कभी कुछ था नहीं, पंडितों को दिखाया गया, काफी जगहों पर बात वगैरह की गई, काफी मंदिरों में मज़ारों में लेकर के जाया गया, तो उन लोगों ने कहा कि ये जो है ये एक सदमा है, सदमे से बढ़ के कोई ज्यादा चीज नहीं है, कि अभी अभी ही इसके फादर की डेथ हुई है, तो ये इस चीज से जो है ये मूव ऑन नहीं कर पा रही है। तो वो कहती थी कि तुम सब लोग झूठे हो और सचमुच मेरे फादर जो है वो वहां पे अकेले हैं। तो कई सारे यहाँ पे डॉक्टर्स को दिखाया गया, उन्होंने भी कहा कि इसको रेस्ट की जरूरत है, और ये जो लगाव है ना ये इतनी आसानी से नहीं जाता, और कई पेशेंट्स की हालत क्रिटिकल भी हो जाती है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, विद इन 1 और 2 ईयर के आसपास ये चीजें जो है अपने आप चली जाती है। लेकिन किसी को ये बात नहीं पता थी कि सोनम इधर कितना एक्सट्रीम स्टेप लेने वाली थी। अब वो ये कहने लगी, वो अपनी मदर से, स्टेप मदर से अलग रहती थी। जैसे उसके फादर की डेथ हुई वो उधर से चली गई और दूसरे घर में वो रहने लगी। कमाती वगैरह वो अच्छा थी ही, यहाँ पर एक बैंक में बेसिकली नौकरी करती थी, तो कमाना तो उसका अच्छा था ही, तो उसने दूसरा घर ले लिया। अपनी स्टेप मदर के साथ उसको रहना था ही नहीं। अब वो ये कहती कि जो मेरी स्टेप मदर है ना, उसी ने मेरे फादर को मारा है। वो जानती थी कि इसको डायबिटीज है और वो जानबूझ करके मीठा खिलाती थी, और ये सब कुछ क्या है। पुलिस कंप्लेंट वगैरह भी करवा ली, छानबीन वगैरह भी करवा ली, तो जो रिश्ते थे जो पहले से ही कड़वे थे वो और कड़वे होते चले गए, और ज्यादा इन लोगों के बीच में इधर टकरार हो गई। तो दोनों ने ये फैसला कर लिया कि कोई किसी का चेहरा नहीं देखेगा। सोनम की एक दोस्त थी जिससे वो थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करती थी, उसको वो ये बात बोलती थी कि रिया, मैं तुझे सच बता रही हूं, मेरे फादर ना मुझे सपने में दिखाई देते हैं और उन्होंने मुझे ये बात बोली है कि मेरी जो बीवी है उन्होंने मुझे मारा है, वो मुझे वापस बुलाना चाहते हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिली। ये समाज मेरी बात को नहीं समझ रहा, शायद तू मेरी बात को समझे। रिया थोड़ी समझदार थी, उसने कहा देख तुझे रेस्ट की जरूरत है, और मेरे भी जो भाई था उसकी भी डेथ हो गई थी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सभी लोग ऐसे परेशान है। तूने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया ना, अपनी तरफ से तू सब पुजारियों पर चली गई, सब पंडितों पर चली गई, सब पे चली गई, कोई फायदा तो हुआ नहीं। तो जो चला गया अब उसको, उस पर मिट्टी डाल और जिंदगी में आगे बढ़। इस बात से सोनम बहुत खफा हो गई। उसने कहा तुम में से कोई मेरी बात को नहीं समझ रहा, और मैं अपने फादर को वापस बुला करके ही रहूंगी, और यही मेरी जिंदगी का मकसद है, मैं किसी भी हालत में उनको बुलाऊंगी। रिया थोड़ी सी घबराई जरूर, उसको लगा भी कि कोई ना कोई इधर प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकती है, लेकिन फिर भी उसने उसको कहा अगर तुझे ऐसा लगता है तो मैं इधर एक तांत्रिक को जानती हूं, तू एक बार उससे मिल ले, वो शायद तेरी कोई मदद कर सके, लेकिन मैं वहां पर तेरे साथ नहीं जाऊंगी। कहा जाता है कि वो जो तांत्रिक है वो इतना पावरफुल है कि उसके आसपास ही आत्माओं का यहाँ पे जमावड़ा लगा रहता है, आत्माएं उसके आसपास रहती हैं, जिन भूत जो है उसके चरणों की धूल है, तो वो इतना पावरफुल है। और मैं इन सब चीजों में पढ़ना चाहती नहीं, मैं तुझे एड्रेस दे देती हूँ, तेरा मन करे तो वहां पर जाके एक बार बात कर ले और सारी की सारी बात उसे बता दे। सोनम को ये बात वाजिब लगी, उसने कहा ठीक है तो मुझे एड्रेस दे। उसने एड्रेस लिया और वो वहां पर चली गई। वो एक नॉर्मल से घर में रहता था, लेकिन जब आप उस घर के अंदर एंटर करेंगे तो उस घर के अंदर का जो माहौल है वो बहुत क्रीपी था, वो किसी हॉन्टेड हाउस से कम नहीं था। सोनम ने एक डायरी मेंटेन कर रखी थी और उस डायरी के अंदर वो सारी चीजें लिखती थी कि मेरे दिन का क्या क्या काम हुआ है और मेरे फादर की डेथ वगैरह कैसे हुई। ये उसकी डायरी थी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। सोनम के अलावा सोनम के फादर को भी ये चीज नहीं पता थी कि उसके पास में एक डायरी है जो वो डेली लिखती है। ये बात तो बहुत बाद में जाकर के खुली है। तो वहां पे उसने उस डायरी के अंदर इस चीज को डिस्क्राइब किया कि वो जो घर है उसके अंदर 3 इंसानी खोपड़ियां हैं, इसी के साथ साथ एक धूप बत्ती जल रही है, कुछ हड्डियां यहाँ पे पड़ी हैं, कुछ चूरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पर जो है सफेद चावल पड़े हुए हैं, कुछ यहाँ पर टोने टोटके का सामान पड़ा हुआ है, और अंदर से किसी के बहुत तेज तेज चीखने की आवाजें आ रही हैं। तो जब वो अंदर गई थी उसने देखा वो तांत्रिक जो था, ऊपर से उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे, नीचे सिर्फ धोती थी, और वो अपने आप को हंटरों से मार रहा था। हंटरों से मारने के साथ साथ वो ये कह रहा था, बोल तू परेशान करेगी उसे, अगर तू उसे परेशान करेगी तो मैं तुझे ऐसे ही मारता रहूंगा। कमाल की बात है, अपने आप को मार रहा है और बात किसी और से कर रहा है। सोनम के समझ के बाहर की बात थी। सोनम वहीं खड़ी रही, इतने में वो तांत्रिक चुप हो गया। उसने कहा, हाँ बोल, क्या चाहती है तू? सामने दीवार को देखते हुए बात कर रहा था, पीछे दरवाजा था, सोनम पीछे दरवाजे के छुपी हुई थी। सोनम अंदर आई और उसने उसको प्रणाम किया। उसने कहा, बोल क्या चाहिए? वो कुछ बोलती इससे पहले ही उसने कहा, मैं समझ गया,
तुझे तेरा बाप वापस चाहिए, यही ना? सोनम की आंखें एकदम से बड़ी हो गई, जैसे उसने तो उसके मुंह की बात छीन ली। उसने कहा, हाँ बाबा, मेरे पिताजी को मुक्ति नहीं मिली है और वो वापस आना चाहते हैं। उसने कहा, तेरे पिता को मुक्ति मिल चुकी है। ये बात तुझे किसने कही कि उन्हें मुक्ति नहीं मिली? उसने कहा, ऐसा ऐसा मेरे साथ होता है। उसने कहा, देख, हर चीज के पीछे भूत प्रेत रीजन नहीं होते, कभी कभी दिमाग खोल करके भी सोचना पड़ता है, और जो भी बात लोगों ने तुझे कही है वो सही है। अगर मुझे सिर्फ तुझसे पैसे बनाने होते या तुझे इस जंजाल में फंसाना होता तो मैं फंसा लेता। मैं बोल देता कि तेरा बाप अभी मुक्त नहीं हुआ, लेकिन उससे मुक्ति मिल गई। अभी वक्त है लड़की, उठ और यहां से चली जा। नॉर्मल तेरी जिंदगी रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो तेरे मन में ऐसे ख्याल आते हैं तो मैं एक तेरे को लॉकेट दे देता हूं। एक ताबीज था, शिवजी भगवान की फोटो बनी हुई थी, ये ले जा और इसको तू पहन करके रख। इसी के साथ साथ 7 सोमवार तक तुझे यहां पर फास्ट करना है। अब सोमवार का दिन शिवजी का होता है, ये सब लोग जानते हैं, तो तुझे 7 सोमवार तक यहां पर फास्ट करना है और उसके बाद सारी दिक्कतें ठीक। उसने कहा, नहीं, मुझे मेरे पिताजी वापस चाहिए ही चाहिए, मेरे पापा मुझे वापस चाहिए। तांत्रिक के लाख समझाने के बाद में भी वो लड़की नहीं मानी। तांत्रिक ने उसको एक बात बोल दी, देख, तू उन्हें वापस बुलाना चाहती है, मुक्त आत्मा को तू वापस अपनी दुनिया में लाना चाहती है तो वो आ जाएगी। दिक्कत उसकी नहीं है, दिक्कत ये है कि अगर वो आत्मा बिगड़ गई या तू प्रक्रिया ठीक ढंग से नहीं कर पाई या जो जो मैं तुझे कहूंगा वो तू करने में असमर्थ रही, तो याद रखियो, उसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ मौत होगी। तेरी मौत के, तेरी लाश के ऊपर से वो आत्मा जो है उस चीज को वसूलेगी। अगर तुझे ये चीज मंजूर है तो बता। उसने कहा, मुझे सब कुछ मंजूर है, मौत जैसी चीज से मैं घबराती नहीं। कितनी कमाल की बात है, एक लड़की जो कल तक बिल्कुल नॉर्मल थी, आज वो इतनी पागल हो चुकी है कि वो किसी भी हालत में अपने बाप को वापस चाहती है। तांत्रिक ने उसको कुछ विद्याएं बताई और उसने कहा, ये विद्या जो है ये भगवान के खिलाफ है, क्योंकि तू यहां पर नेचर के कंप्लीट अगेंस्ट जा रही है। अगर किसी को मुक्ति ना मिली हो तो मुक्ति दिलाई जा सकती है, उसमें भगवान की पूजा पाठ की जाएगी और उसको मुक्ति मिल जाएगी। अगर काला जादू है, काले जादू को रिवर्स कर दिया जाएगा या फिर उसको तोड़ करके किसी तरीके से मुक्ति दिलाई जाएगी। लेकिन मुक्त आत्मा को वापस बुलाना कंप्लीट नेचर के खिलाफ बात है। उसने कहा, तू भगवान में मानती है? सोनम ने कहा, हाँ, मैं भगवान में बिल्कुल मानती हूं और बहुत ज्यादा आस्तिक हूं। बाबा ने उसे कहा, इसी वक्त से भगवान का दामन छोड़ दे, भगवान में तुझे नहीं मानना। यह चीज सोनम के लिए शॉकिंग थी, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं। उसने कहा, क्यों? तो बाबा ने उसको यह बात एक्सप्लेन कर दी जो मैंने अभी अभी आपको बताई है। सोनम को समझने में दिक्कत नहीं थी, वो मान गई इस बात को। इसी के साथ साथ बाबा ने उसे कुछ काले जादू की विद्याएं सिखाई। काले जादू के अंदर उन्होंने कहा, तुझे शमशान घाट में जाना है, वहां पर जब किसी की चिता जल रही हो, और चिता जलने में 1 से 2 दिन का या 1.5 दिन का वक्त लगता है, तो आपको मालूम होगा अगर किसी को अग्नि दी जाती है तो उसी वक्त पर तो वो राख बन नहीं जाता, पूरा मांस उसका गलेगा, तब जाकर कुछ हड्डियां बचती हैं जिसको हम कहते हैं कि अस्थियां हैं और उसको बहाने लेके जाया जाता है। उसने कहा, उस वक्त पर जो उस आदमी की अस्थियां हो या औरत की अस्थियां हो, रात के कुछ यहां पर 3 साढ़े 3 बजे के आसपास अकेली जाएगी, तू अकेली वहां जाएगी और उस आदमी की इधर जो है खोपड़ी वगैरह को उठा करके लेके आएगी, और बाकी तुझे जो भी इधर मिले, अगर हाथ की हड्डी है, पैर की हड्डी है, उसे लेकर के आ जा। अब सोनम इस चीज में डरपोक जरूर थी, क्योंकि कब्रिस्तान में जाना भाई रात के 3:30 बजे, इसका मतलब तो यही है कि शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात। लेकिन उसने कहा, ठीक है, मैं करूंगी। उसने वो काम भी करा, लाल कपड़े के अंदर किसी की भी हड्डियां लेकर के आ गई, बिना इस चीज की परवाह किए कि उस आदमी को कल को मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, या उसके परिवार वालों के ऊपर क्या बीतेगी कि कोई आकर के यहाँ पे हड्डी चुरा करके लेके चला गया। उनके लिए तो बहुत दिक्कत की बात होगी, लेकिन उसको अपने स्वार्थ से ही मतलब था। बाबा ने कहा, इसके बाद में तेरे घर में जितनी भी भगवान की मूर्तियां हैं उसे उतार दे, और उतार करके उन्हें किसी गंगा वगैरह में तुझे नहीं डालना, उन्हें तुझे मिट्टी के अंदर गाड़ना है।
अब मिट्टी के अंदर उस लड़की ने उन मूर्तियों को भी गाड़ा। नहीं तो आपको मालूम होगा कि जो खंडित मूर्तियां होती हैं, जो टूट जाती हैं बेसिकली, जैसे लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है दिवाली में, तो हर बार उनको चेंज किया जाता है, नहीं भी किया जाता, या फिर बाई चांस अगर कोई मूर्ति गिर गई, टूट गई घर के अंदर, तो उसको कहते हैं खंडित हो गई। अब खंडित मूर्ति को या तो यमुना में या फिर गंगा के अंदर प्रवाह किया जाता है, क्योंकि ये नदियां काफी प्योर मानी जाती है। हिंदू धर्म के अंदर बेसिकली इस तरीके से लोग करते हैं। अगर आपको बेसिकली इस चीज के बारे में थोड़ा नहीं मालूम है तो मैं बता रहा था। तो उसने इस चीज को कंप्लीटली अगेंस्ट किया। लाल काले कपड़े के अंदर उसने मूर्ति को यहां पे बांधा, एक तो कपड़ा काला और उसके अंदर मूर्ति को बांध करके उसने इधर एक पीपल के पेड़ के नीचे उसे गाड़ दिया, जैसा उस बाबा ने कहा था। लॉकेट उसने पहन रखा था, उस लॉकेट को भी उसने उतरवा दिया। इसी के साथ साथ उसने आप एक हवन कुंड बनाया, उसके अंदर उसकी नस यहां से काट करके खून की बूंदे, 3-4 खून की बूंदे उधर गिरवाई, और कुछ यहां पर नारियल वारियल को फिरवाया, एक हड्डी वगैरह थी उसके ऊपर उसने नारियल को ऐसे फिराया, और कुछ उसने मंत्र वगैरह बोले। कुछ 3 घंटे की प्रक्रिया थी, जिसको इधर सोनम ने ढंग से डिस्क्राइब उस डायरी के अंदर नहीं किया। ये सारी चीजें उसको कही गई, उसने सारी चीजें करी। और कुछ बाबा ने कहा कि 1 हफ्ते तक तू ऐसा ही कर, तो जो तेरे अंदर की शुद्धि है वो पहले यहां पे खंडित होगी, धीरे धीरे करके प्रोसीजर होगा। तो उसने यही किया, उसने यहां पे शैतान की पूजा करनी शुरू कर दी। सारी मूर्तियों को उसने गाड़ दिया, जो जो इधर प्रक्रिया थी वो कर दी। अब इस तरीके की आपको चीज याद होगी कि राज 3 अगर आपने मूवी देखी है बिपाशा बासु और इमरान हाशमी की, तो उसके अंदर भी ऐसा ही कुछ था कि बिपाशा बासु जो थी वो भगवान को मानती थी और उसने यहां पर फिर शैतान को पूजना शुरू कर दिया। तो कुछ ऐसा ही उसने भी किया, क्योंकि वो नेचर के अगेंस्ट जा रही थी। वो सक्सेस के पीछे थी, ये अपने फादर के पीछे थी। बस यही इन दोनों के बीच में अंतर है। तो 1 हफ्ते तक उसने ऐसा किया। अब 1 हफ्ते के बाद में उसको अपने घर के अंदर किसी की मौजूदगी फील होने लगी। उसको लगा शायद ये मेरा वही वहम है जो मुझे सपने में होता है। तो उसने ये बात जाकर के उस तांत्रिक को बोली। तांत्रिक ने कहा, ये वहम नहीं है, ये सच्चाई है। तेरे घर के अंदर कोई मौजूद है, लेकिन वो तेरा बाप नहीं है, वो कोई और शख्स है जो तुझे यहां हानि नहीं पहुंचाएगा। तू अपने काम को करती रहे, जो जो मैं तुझे बता रहा हूं वो तू करती रहे। रात के इधर 3:15 पर वो कुछ यहां पर अपनी छत पे बैठ के उल्टे सीधे काम करती थी। बेसिकली उल्टे सीधे काम से मतलब कि मंत्र जो है उनको उल्टा पढ़ती थी। इसी के साथ साथ सारी क्रिया उल्टे हाथ से करती थी। अब आपको मालूम होगा कि अगर कोई भी हम पॉजिटिव काम करते हैं तो राइट हैंड का यूज करते हैं। वो सारी क्रियाएं उल्टे हाथ से करती थी और बेसिकली जिस भी चीज को वो चढ़ाने की कोशिश करती थी या जिस चीज को पकड़ती थी उसको पैर से पकड़ के उठाती थी। अगर नारियल पकड़ना है तो पैर से, और किसी भी चीज के ऊपर अपना पैर ही रखती थी। अब ये चीज जो है बहुत गंदी है कि पैर अगर आपके किसी इन चीजों पर लग जाए, वो पैर ही इधर रखती थी। तो आस पड़ोस के लोगों को कुछ दिखता तो था कि कोई लड़की यहां पर बैठी है, कभी कभी किसी को दिखाई दिया, लेकिन कभी किसी ने कुछ बोला नहीं। तो ये सारी चीजें होती रहती थी और 1 हफ्ता यहां पर बीत गया। उसके बाद में बाबा ने कहा, अब जो चीज है वो बिल्कुल ठीक है, अब तेरी प्रक्रिया यहां पे पूरी हो चुकी है, लेकिन तेरे फादर जो है वो इतनी आसानी से तेरे पास नहीं आएंगे। उनको एक बलि चाहिए, और बलि होनी चाहिए जीते जी किसी इंसान की और किसी ऐसे शख्स की जो उनसे जुड़ा हुआ हो। अब जुड़े हुए यहां पे 3 लोग हैं, एक तो उसकी सौतेली मां, एक उसका सौतेला बेटा और एक खुद सोनम। तो मतलब साफ था कि इन तीनों में से किसी एक की बलि उसको चढ़ानी थी। तो उसने बाबा को ये तीनों बात बताई। बाबा ने कहा, मैं तुझे अभी भी इधर सावधान कर देता हूं कि तू इधर बलि वगैरह ना दे तो ही ठीक है। यहां से अभी भी तू वापस आ सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तू यहां पर अगर किसी इंसान की बलि देगी तो वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। उसने कहा, मुझे सब मंजूर है, लेकिन मुझे मेरे पिता वापस चाहिए। बाबा ने कहा, ठीक है, मर्जी तेरी है, दे दे किसी इंसान की बलि। तो उसने वही किया। वो रात में अपनी इधर स्टेप मॉम के घर पे गई और उसको यहां पर उसने काट डाला, छुरे से उसने काट डाला। किसी को नहीं पता कि वो कैसे मरी। का जो इधर बेटा था वो स्कूल ट्रिप पे गया हुआ था, तो अकेली सिर्फ वही थी घर के अंदर, वो मर गई थी। और इसी के साथ साथ उसने यहां पर कुछ सामान भी चुराया ताकि पुलिस वगैरह वालों को ये लगे कि यहां पे रॉबरी हो रखी है। तो उसने वो सब कुछ भी चुराया और इसी के साथ साथ उसने यहाँ पे ग्लव्स वगैरह पहन रखे थे। सारे सबूत उसने मिटा दिए। किसी को नहीं पता वो औरत कैसे मर गई, लेकिन उस औरत की 2 उंगलियां जो थी, हाथ की 2 उंगलियां, एक तो मिडिल फिंगर और उसके साथ वाली फिंगर जो थी, ये यहां से कटी हुई थी
और इसी के साथ साथ उसका कान वो काट करके लेके गई थी। अब ये दोनों चीजें जो थी ये उसने उस काले जादू में इस्तेमाल करने के लिए ही ली थी, क्योंकि उस तांत्रिक ने कहा था उसके बॉडी के ये दोनों पार्ट्स तुझे लेकर आने हैं। उसने उनको भी इधर हवन कुंड में डाल दिया और आज उसने ये चीज देखी थी कि जो उस हवन कुंड की आग थी वो कंप्लीट लाल हो चुकी थी। अब जो आग होती है वो कंप्लीट कभी लाल नहीं होती, पीलेपन पे होती है, नीचे से थोड़ी ऑरेंज और इधर से ब्लूइश टाइप होती है, तो उस तरीके की होती है। वो कंप्लीट इधर लाल थी, लाल भी ज्यादा मैं बोल रहा हूं, ऑरेंज आप समझ लीजिए, कंप्लीट इधर ऑरेंज थी। जैसे बच्चे स्कूल में ड्राइंग भी बनाते ऑरेंज कलर की आग या फिर बिल्कुल पीले कलर की आग बना देते हैं, उसी तरीके से आप समझ लीजिए वो बिल्कुल यहाँ पे ऑरेंज दिख रही थी। और उस आग में आज उसको किसी की यहाँ पे फिगर दिखाई दे रही थी और वो फिगर जो थी वो उसके फादर की थी। और आज उसके फादर जो थे वो उसको काफी गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे, जैसे वो इन सब चीजों से खुश ना हो। ये झलक सिर्फ 2 या 3 सेकंड तक दिखी उसे और वो झलक वापस आग में चली गई। आज सोनम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अब वो बहुत खुश थी कि उसके फादर वापस उसको मिल रहे हैं। तांत्रिक की बातों में कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं था। उसने जैसा कहा था वैसा हो रहा था। उसने जब ये बात बाबा को बताई तो बाबा ने उसको यही कहा कि वो गुस्सा इसीलिए है कि तू यहाँ पर नेचर के अगेंस्ट जा रही है और तूने उनकी बीवी को यहाँ पे मार डाला है। वो इधर मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा नहीं, वो अभी गुस्सा है लेकिन वो बाद में खुश हो जाएंगे, क्योंकि इस चीज का जो अंजाम है वो अच्छा ही होगा, वो मेरे साथ रहेंगे। बाबा ने उसको फिर से ये बात बोली कि तू जो काम कर रही है वो सही नहीं है और वो आत्मा किस तरीके से रिएक्ट करे ये तुझे नहीं पता। अभी तक तूने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन लड़की अगर तू कुछ गलत करेगी ना तो ऐसा हो सकता है कि वो आत्मा, वो जो जिसको तू अपना बाप मान रही है ना, वही तेरी यहां पे जान ले ले। इस बात को तू याद रख, क्योंकि वो बहुत गुस्से में है, वो मानने को तैयार नहीं थी। बाबा ने उसे कहा यहाँ पे कुछ और रिचुअल हैं, बेसिकली 2 और रिचुअल्स हैं और इसके बाद में तेरे फादर तेरे पास आ जाएंगे। उसने कहा और कौन से रिचुअल हैं? तो बाबा ने उसको एक रिचुअल इतना अजीब बताया ना कि उसको कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि वो कर जाए। लेकिन वो लड़की का मेंटल बैलेंस ठीक था ही नहीं। जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ये चीज काफी घिनौनी है। बाबा ने उसे कहा कि तुझे एक बकरे की यहां पे बलि देनी है, उसके खून से तुझे नहाना है और इसी के साथ साथ जो उसका वेस्ट है ना उसे तुझे यहां पे, समझ जाइए आप, चाहे उसका सॉलिड हो और इसी के साथ साथ लिक्विड वेस्ट हो, वो तुझे यहां पर, उसने ये तक भी कर लिया। ये चीज जो थी ये इतनी भयानक थी कि जब लोगों ने उसकी डायरी तक भी पढ़ी ना, उनके भी रोंगटे खड़े हो गए कि ये लड़की किस हद तक जा चुकी थी, क्या क्या ये लड़की नहीं कर चुकी थी। उसने ये भी कर लिया और अब उसको अपने फादर की प्रेजेंस फील होने लगी। घर के अंदर उसको एक शख्स घूमता हुआ दिखता जो बिल्कुल उसके फादर की हाइट का था, वैसे ही उनकी बनावट थी और वो उसी तरीके से थोड़ा सा लंगड़ा करके चलते थे जैसे उसके फादर चलते थे। वो इंसान यहाँ पे किचन में जाकर के इधर उधर कुछ ढूंढते थे जैसे उसके फादर ढूंढते थे, वो सब कुछ था, लेकिन उस इंसान का यहाँ पे चेहरा नहीं दिखाई देता था और ना ही उसकी बॉडी थी। तो ये चीज जो थी ये सोनम को खाई जा रही थी और वो आदमी जो था, जो उसके घर के अंदर इस वक्त पे था, वो लगातार सोनम को देख करके घुर्राता था, कुछ बोलता नहीं था वो। अब उसके फादर के सपने आने उससे बंद हो गए थे। कभी भी इस रिचुअल के बाद से, शुरुआत से जब से उसने रिचुअल करना स्टार्ट किया, उसके फादर उसको सपने में नहीं दिखाई देते थे और वो ये नहीं कहते थे कि इसको तू बंद कर दे, मैं दुखी हूं इन सब चीजों से, नहीं, बस वो फेशियल एक्सप्रेशन से ये बात जाहिर कर देते थे कि उनको गुस्सा आ रहा है और घर में भी वो इधर हुंकारते थे कि उनको गुस्सा बहुत ज्यादा है। उसने बाबा को ये बात बताई। बाबा ने कहा तू बिल्कुल सही ट्रैक पे है, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है, तुझे वो चीज करनी है और जब तू इस चीज को कर लेगी तो तेरे फादर तेरे सामने आ जाएंगे। और इसी के साथ साथ इसके बाद में तुझे एक चीज और करनी है, तब जाकर के रिचुअल कंप्लीट खत्म होगा। अभी ये रिचुअल खत्म नहीं होगा। जैसे बीमारी होती है उसका एक कोर्स है, बुखार का 3 दिन का कोर्स है, 2 दिन दवाई लोगे तो ठीक तो तब भी हो जाओगे, लेकिन तीसरे दिन की भी ली जाती है ना कि भाई कल को एक बुखार वापस से एकदम से ना आ जाए। तो उसके भी अभी 2 रिचुअल यहां पे बाकी थे। एक रिचुअल जो था वो ये था कि सोनम को खुद यहां पर अपनी जान देनी थी और बाबा ने उसको ये बात बोली थी कि तेरे फादर आकर के तुझे खुद बचाएंगे।
वो बचाएंगे तुझे। तुझे जितना भी डर लगेगा, तुझे डरना नहीं है। वो आएंगे और तब ये प्रक्रिया का पहला भाग जो है ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद में जो तेरा सौतेला भाई है, तुझे उसकी भी बलि देनी है। अब वो अपने सौतेले भाई से प्यार नहीं करती थी, लेकिन नफरत भी नहीं थी। वो अपनी माँ से तो, स्टेप मॉम से तो नफरत करती थी। उसको मारना तो आसान बात थी, तो इसलिए उसने बाबा से काफी बात पूछी भी कि मैं उसको क्यों मारूं, अब तो उसका कोई रह भी नहीं गया है और वो बेचारा बहुत अकेला है। उसने कहा तुझे उसे मारना ही होगा, तब जाकर के तेरे फादर कंप्लीटली तेरे हो पाएंगे। लेकिन वो कितने गुस्से में रहेंगे या कितने खुश रहेंगे, इसकी गारंटी मैं अभी भी नहीं दे रहा। वो आ जाएंगे। अब एक चीज से आप इधर रिलेट कर पा रहे हैं, बुराड़ी का केस, मैं फिर से उसकी बात कर रहा हूं। वो केस ना बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने को। उसके अंदर भी जो लास्ट रिचुअल था, जब वो सारे के सारे लोग इधर फांसी के फंदे पर लटके थे, उनका भी यही मानना था कि उधर जो फैमिली के हेड हैं जो मर चुके थे 2007 में। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बार आप उस सीरीज को जरूर देखिए जो नेटफ्लिक्स पे है। बुराड़ी केस के अंदर भी यही चीज थी कि 2007 के अंदर वो फैमिली हेड मर गए थे। अब उनको ऐसा लगता था कि वो उनको डायरेक्ट कर रहे हैं। वो जितनी भी डायरी इधर मेंटेन करते थे, उनके कहने पर ही करते थे। अब वो आदमी जो था, जिसने यहाँ पर सभी लोगों को बात बोली थी, वो यहाँ पे साइकोटिक था, लेकिन वो लोग यहाँ पे शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर के पेशेंट थे। उसको भी ऐसा लगा, बाबा ने भी उसको ये बात बोल दी कि भाई वो तेरे को आकर के बचाएंगे। उन्होंने कहा तुझे पहले तो अपनी नस काटनी है, उसके बाद में, नस काटने के बाद में तेरे पे ज्यादा वक्त नहीं रहेगा क्योंकि तू बेहोश हो सकती है। तो तुझे यहां पर जल्दी से जो तू प्रक्रिया करती है वो तुझे करनी है छत पे जा करके। तो नस काट करके जैसे खून की बूंदें होती हैं वो जमीन पर इधर गिरती रही। तो जब उसकी डेड बॉडी मिली थी, मर चुकी थी वो, अभी बता रहा हूं, तो जब उसकी डेड बॉडी मिली थी तो उधर खून के धब्बे जो थे वो इधर सीढ़ियों पर जा रहे थे, ऊपर तक जा रहे थे। उसने यहां पर रिचुअल को परफॉर्म किया, उसको संगवाया नहीं, डेली वो संगवाती थी, आज उस पर वक्त ही नहीं था। उसने रिचुअल परफॉर्म किया, यहां पर उसने स्टूल तैयार किया, फांसी का फंदा पहले बांध लिया था उसने, और वो लटक गई। उसको लटकते हुए ये चीज फील हो रही थी कि आज उसके फादर उसे बचाएंगे, वो नहीं आए। अब एक तरीके से मैं बोलूं तो लड़की की तो डेथ जरूर हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो छोटा भाई था, सौतेला भाई था, वो जरूर बच गया, क्योंकि पक्की ये बात थी कि वो लड़की उसको मार देती, चाहे कुछ भी हो जाए। जो लड़की यहां पर बकरे के वेस्ट तक को भी इधर, मतलब समझ लीजिए आप, और उसके खून से भी इधर नहा सकती है, तो वो किस हद तक नहीं जा सकती। उसने इस चीज को कर दिया। अगले दिन पड़ोसियों को वो लड़की दिखाई नहीं दी। 3-4 दिन बीत गए, लड़की दिखाई नहीं दी। और उसकी जो दोस्त थी इधर रिया, उसने भी उसको कई बार कॉल करी, वो लड़की नहीं दिखी। जब उसके घर को तोड़ा गया तो उसकी लाश यहां पे टपक रही थी, नीचे खून पूरा इधर जो था उसके धब्बे बन चुके थे, क्योंकि पूरा बॉडी में से खून ड्रेन आउट हो चुका था। लाश सड़ गई थी, मक्खियां उसके ऊपर भिन-भिना रही थी, मुंह उस लड़की का खुला हुआ था, जीभ उसकी बाहर थी, और उसकी हालत इतनी बुरी थी कि मैं इधर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कंप्लीटली डीकंपोज उसकी बॉडी हो चुकी थी। उन लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर इस लड़की ने ऐसा किया क्यों। कुछ भी सबूत इधर नहीं मिला। वो तांत्रिक जो था वो भी किसी को नहीं मिला, वो कहां गया किसी को नहीं पता। तांत्रिक की तो बात अब तक आई ही नहीं थी। बहुत इधर तहकीकात करी गई, तब उस लड़की के कबड़ के अंदर से वो डायरी मिली। उस डायरी के अंदर उसने यहां पर 78 पेजेस लिखे हुए थे, और 78 पेजेस के अंदर ये कंप्लीट रिचुअल उसने लिखा था कि किस तरीके से होगा। ये बात उसने लिखी थी। तब जाकर के जब पुलिस ने और रिया ने इस चीज को पढ़ा, उन लोगों के होश फाख्ता हो गए कि ये लड़की करने क्या वाली थी। उसके बाद में उस तांत्रिक के घर को भी यहां पे तलाश किया गया। वो तांत्रिक कभी नहीं मिला। वो कहां गया, किसने उसे मार दिया, किसी को नहीं पता, या वो भाग गया, कुछ नहीं पता। घर वैसा ही था जैसा इधर सोनम ने डिस्क्राइब किया था। अब हो सकता है कि या तो वो आदमी भाग गया हो या फिर सचमुच वो मरा गया हो। अब ये किसी को नहीं पता कि वो आदमी कहां है। आज भी उसकी तलाश जारी है, क्योंकि इधर उसने भले ही सोनम का भला चाहा था कि वो बता भी रहा था कि तू ये सब मत कर, लेकिन उसकी ही बदौलत सोनम की स्टेप मदर मरी थी, और सोनम भी, और हो सकता था कि सोनम का इधर छोटा भाई जो ऋषभ था वो भी मर जाता। वो तीनों को यहां पर मारने वाला था। लेकिन एक बात पक्की है कि सोनम इधर मर चुकी थी। वो अपने फादर को बुलाना चाहती थी, वो नहीं आई।
यही काम बुराड़ी डेथ वाले केस के अंदर भी हुआ था। उन्हें लगा था हम फांसी के फंदे पे लटकेंगे, वो आएंगे और वो बचा लेंगे। डायरी के अंदर ये चीज मेंशन थी कि तुम्हें दर्द होगा, कुछ 15 मिनट तक का दर्द हो सकता है, कुछ के लिए 5-7 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन वो आएंगे और वो फांसी का फंदा तुम्हारे गले से निकालेंगे और उसके बाद में वो तुम्हारे हो जाएंगे। तो यहां पर एक शख्स जो था ना उस बुराड़ी डेथ्स के अंदर भी, जो इधर सबसे बड़े वाला बेटा था, उसका हाथ गले में भी था, मतलब कि वो बचना चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी जान निकल गई। घर के सारे सदस्य मर गए थे, एक भी नहीं बचा। सेम यही काम इधर सोनम ने भी किया, और ये बुराड़ी डेथ से कुछ 1 साल पहले के आसपास की बात है, क्योंकि वो कांड हुआ था 1 जुलाई 2018 को, और ये जो काम है ये इधर जुलाई अगस्त 2017 के आसपास हो गया था। तो ये पूरा का पूरा मामला था सोनम का कि किस तरीके से एक लड़की प्यार और ऑब्सेशन के बीच में फर्क नहीं कर पाई और उसने एक ऐसा घातक स्टेप लिया जिसने ना तो सिर्फ उसकी जान ली, बल्कि इधर एक और जान को उसने ले लिया, और हो सकता था वो एक और शख्स को यहां पे मार डालती। आज तक भी जो उसकी दोस्त है रिया, वो सदमे में है कि आखिर सोनम ऐसा कर कैसे सकती है, क्योंकि ये बात उसकी समझ के परे है, लेकिन जो सच है उससे कोई मुंह नहीं फेर सकता। तो ये थी आज की पूरी स्टोरी। आप मुझे बताइए आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको, और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी मेरी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज के साथ में आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। अगर टाइप करने में प्रॉब्लम है आपको तो वॉइस मैसेज के जरिए भी अपनी स्टोरी इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। अब मिलता हूं जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।